नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। सेलिब्रेटिंग एप्पल हार्वेस्टर्स कार्यक्रम चंपावत में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम धामी वहां पर संबोधित कर रहे हैं। श्री राजीव गुप्ता जी, हमारे जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे जी, निदेशक इंडो डच हॉर्टिकल्चर जी, हमारे मेरे साथ प्रकाश तिवारी जी, रेखा देवी जी, ब्लॉक प्रमुख गोविंद साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी वरिष्ठ जन, सभी पदाधिकारीगण, सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज दिवस पर मैं आप सबका अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का कार्यक्रम है। मैं आज के इस कार्यक्रम आप सबके व्यक्तिगत रूप से समझना चाहता था, परंतु कुछ निर्धारित पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण आपसे आज मैं इस वर्चुअल माध्यम से आप सबके साथ सम्मिलित हो पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा भी चाहता हूँ कि हमारे जनपद चंपावत को आदर्श चंपावत बनाने का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी मौका मिलने पर आप सभी से मिलने का प्रयास करूंगा। प्रदेश में सेब क्रांति को सफल बनाने के लिए कोको कोला कंपनी और इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ इस कार्यक्रम में सम्मानित होने जा रहे सभी हमारे किसान भाई बहनों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से इस कार्य को संभव बनाया है। भाई बहनों, मुझे आज चंपावत में 100 बच्चे लगाने के आपके इस विशिष्ट कार्य को देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। मैं सब उधर देहरादून स्थित उत्तराखंड की विधानसभा को डिजिटल बनाया जा रहा है, जिसका कार्य गतिमान है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि देश की सभी विधानसभाएं ई विधानसभा बनाई जा रही हैं। इसी के चलते केंद्र सरकार से विधानसभा के लिए उत्तराखंड को भी बजट आवंटित हुआ है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से भी विधानसभा के लिए बजट मुहैया कराया गया है। उन्होंने बताया कि यह काम देहरादून से शुरू किया गया है, जबकि आगामी दिनों में भराड़ीसैंण को भी ई विधानसभा के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पेपरों का कम इस्तेमाल हो सकेगा। उन्होंने कहा कि जिसके अधिकारियों और विधायकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने भी हमें उसमें एडिशनल फंड्स दिए हैं और उसके तहत पूरा जो विधानसभा देहरादून में है और विधानसभा जो गैरीसैंण में है वो पूरा डिजिटाइजेशन होगा। तो डिजिटल अब हम होने जा रहे हैं और कम से कम पेपर यूज़ का कार्य करने जा रहे हैं। तो उसमें चीज़ें बदली, कहीं तार डलनी थी, कहीं इस तरह की छोटे मोटे काम हो रहे थे। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम देहरादून विधानसभा से शुरू करते हुए यहाँ रेनोवेशन करते हुए, क्योंकि जब हम डिजिटल होंगे तो स्पेस चाहिए होती है जहाँ मशीनें रखी जाएंगी, तरह तरह की चीज़ें चाहिए। फिर फर्नीचर में भी थोड़ा बहुत बदलाव होता है क्योंकि आपके अब लैपटॉप्स आएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन 31 तारीख तक हम डिजिटाइज तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। जहां अफसरों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वहां विधायकों को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार हो। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। आज बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और स्थानीय श्रद्धालुओं ने भगवान आदि केदारेश्वर और 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया है। इस अवसर पर भगवान केदारनाथ और आदि केदारेश्वर की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में अभी तक 19.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। वहीं मौसम को देखते हुए उन्होंने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान मौसम की स्थिति और मौसम के पूर्वानुमान को ही ध्यान में रखकर सुगम और सुरक्षित रूप से यात्रा की जा सके।
अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता संजय कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। संजय, और किस तरीके का वहां पर आज देखा गया है जलाभिषेक को लेकर, जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में किस तरीके का इजाफा हुआ है, साथ ही मौसम कैसा बना हुआ है, कैसा वहां पर सावन का दूसरा सोमवार देखने को मिल रहा है? जी देखिए, अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो सुबह से ही यहाँ पे खिली धूप के बीच जो है सुबह से ही भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के साथ साथ परिसर के ठीक नीचे तपकुंड के समीप जो है भगवान आदि केदारेश्वर जी का मंदिर है। यहाँ पे श्रद्धालुओं की सुबह से ही प्रातः काल से ही जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। एक तरफ सिंह द्वार के आगे भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए श्रद्धालु खड़े हैं, तो दूसरी ओर जो सोमवार आज दूसरा श्रावण मास का सोमवार चल रहा है, तो सुबह से ही स्थानीय जो व्रती श्रद्धालु हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके साथ साथ श्रद्धालुओं ने भी जो भगवान आदि केदारेश्वर का जो जलाभिषेक दुग्धाभिषेक किया। और इसके साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी जो है भगवान बद्री विशाल के भोग जो बाल भोग होता है उसका जो प्रसाद जो है लगभग 500 से 600 जो तीर्थ यात्री जो परिसर के बाहर थे, खुद मुख्य पुजारी रावल जी और उनके बीकेटीसी के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी चला गया। वहीं केदारनाथ धाम में भी जो रुक रुक के जो बरसात हो रही है उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का जो है हुजूम उमड़ा रहा है। और यहाँ पे जो कांवड़ यात्री है उनके साथ साथ जो डेली रूटीन वाले श्रद्धालु हैं वो सभी लोग अभी केदारपुरी में पहुंचे हैं। और केदारपुरी में सुबह से भी बिल्कुल खुले आसमान के साथ जो चटक धूप खिली हुई है और इसके साथ ही सुबह से ही जो भगवान भोलेनाथ का जो यहाँ पे जयकारे लग रहे हैं और साथ ही साथ सुबह से मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पे एक एक करके श्रद्धालु जो है पंक्तिबद्ध तरीके से बिल्कुल शांत माहौल में जल अभिषेक कर रहे हैं। और जो श्रावण मास का जो दूसरा सोमवार यहाँ पे चल रहा है तो उसका जो है पूरी तरह से बद्रीपुरी और केदारपुरी जो है भक्तिमय बनी हुई है। जी बिल्कुल, सावन के दूसरे सोमवार पर धाम किस तरीके से रौनक में है, श्रद्धालु में क्या उत्साह है, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संजय आपका। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। इसी क्रम में दिनेशपुर स्थित शिव मंदिर रामबाग में भी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने 300 साल पुराने शिव मंदिर के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है। करीबन 400 साल पुराना है, परंपरा से ये चला रहा है। आदिवासी शिव मंदिर हर साल के जो है हमारे सावन के महीना में जो है जल विजय हो रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। काफ़ी लोगों से हैं सच्चे मन से जो मन्नत मांगते हैं उनकी सब मन्नत पूरी होती जा रही है। इतनी भीड़ लगी रहती सावन के महीना पे और ये भंडारा खिलाई जा रहा है। बच्चे लाए कावड़ भर के यहाँ पर जल चढ़ाया इन्होंने, फिर बच्चे हैं अंदर है। हर हर महादेव नमः शिवाय, हर हर महादेव नमः शिवाय। ये मंदिर बहुत पुराना है, जब हम बहुत ही छोटे थे तब से यहाँ पर मान्यता है। काफ़ी भक्त यहाँ पर आते हैं, श्रद्धा से अपने भाव प्रकट करते हैं। और यहाँ की बहुत ही अद्भुत मतलब माया है कि यहाँ पर चमत्कार हुआ था कई साल पहले। पुराने शिवलिंग है यहाँ पर, भक्त हम यहाँ पर मान्यता करते हैं। हर साल यहाँ पर शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला भी लगता है यहाँ पर। और अभी सारे भक्तगण आए हुए हैं मंदिर में, पूजा कीर्तन भजन सारे हो रहे हैं। शिवाय नमः, हर हर। अल्मोड़ा जिले विकास खंड सल्ट के रानीखेत रामनगर हाईवे पर वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, लेकिन हाईवे पर वाहनों की आवाजाही 1 अगस्त से शुरू कराई जाएगी। दरअसल बीते 6 जुलाई को भारी बारिश के बाद उफान से पन्याली नाला मोहान के पास पुल बह गया था, जिससे इस हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई थी। साथ ही 1 दर्जन गांव प्रभावित हो गए थे। ऐसे में रानीखेत, भतरौंज खान, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ समेत अन्य जगहों के लिए वाहन, पर्यटक और यात्री वैकल्पिक मार्ग चिमटा खाल से आवाजाही कर रहे हैं। पन्याली नाले पर पुल है, ये 6 तारीख को अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था और जिसके संदर्भ में 7 तारीख को अधिशासी अभियंता, अधिष्ठान अभियंता एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इसमें कुछ जजमेंट लिए गए निर्माण हेतु और 8 तारीख को डीएम महोदय द्वारा भी इसका निरीक्षण किया गया था। उसके पश्चात जो है वैली ब्रिज की
फाइनल करने के बाद बैली ब्रिज को मंगाया गया और इसकी लॉन्चिंग शुरू कर दी गई, जो कि 27 तारीख को बनकर तैयार हो गया और शीघ्र ही जनता को आवागमन हेतु खोल दिया जाएगा, जिसकी लंबाई 30 मीटर है। और एक आध दिन पहले चर्चा में ये आया था कि ये पुल जो है 28 तारीख को खुलेगा, इसका उद्घाटन होगा, लेकिन उसके बाद कोई किसी कारणवश शायद कोई देर हो गई होगी, तो ठीक है अब ये अभी खुला नहीं है। और आज सुनने में ये आ रहा है कि मतलब कई लोगों के मुंह से सुनाई में आ रहा है कि ये 5 तारीख तक जो है इसका उद्घाटन होगा, और तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हो गया है ये पुल जो बन गया। यहाँ पर जो है जनता को आने जाने में बहुत सुविधा होगी और लोग काफ़ी परेशान हैं। इधर डबरा, सोराल, खोलियों, क्यारी, टोटाम, पनवा, देवखन और मसूड़ के जितनी भी ये आम जनता है, ये लोग कभी इधर से घूम के जा रहे हैं। और यहाँ पर तो गाड़ियों की व्यवस्था भी बहुत कम है। और हमारे जो टीचर लोग हैं राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम के, राजकीय इंटर कॉलेज मसूड़ के और ये जूनियर हाई स्कूल पनवा देवखन के और प्राइमरी पाठशाला क्यारी, आदर्श विद्यालय डबरा, सोराल और सभी परेशान थे, लेकिन ये पुल खुलने से सभी खुश हैं और ये पुल खुलने की सभी लोगों को हार्दिक बधाई। दिनांक 22 तारीख को रात्रि लगभग 9:45 को सूचना मिली कि शिवम वर्मा जो जनसेवा केंद्र चलाते हैं, दुकान बंद करके अपने घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में सफ़ेद अपाचे सवार लोग बांधे हुए थे। इन्होंने इनके साथ घटना को खाली जल्दी सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और बाकी लोग CO एडिशनल एसपी सभी लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर दही, इंस्पेक्टर कोतवाली, SO अचलगंज, SOG और सर्विलांस की टीमों ने मिलकर इस पर काम करना शुरू किया। तमाम CCTV कैमरे और सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से इस घटना। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य पड़ाव नौगांव में वाहनों की लंबी कतारों से लगने वाले जाम से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि नौगांव बाजार यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव भी है और इन दिनों कांवड़ यात्रा भी चल रही है। ऐसे में लंबे जाम की स्थिति से लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर जिला उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष कबूल चंद रमोला ने बताया कि नौगांव बाजार में जाम की बहुत समस्या है, जिससे व्यापारी समेत स्थानीय लोग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि जाम में एम्बुलेंस भी काफी समय से फंसी रही, लेकिन वहां पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस जाम खोलने में नाकाम रही। तो यमुनोत्री NH का ये मुख्य पड़ाव है नौगांव, लेकिन नौगांव में वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जिस तरीके से वाहनों की लंबी कतारें वहाँ पर रही हैं, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंस भी फंस गई, तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पर ज़रूर करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नौगांव में वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर अगर सड़कें अच्छी होती, जाम की समस्या नहीं होती, क्योंकि लोग जब यहाँ पर आते हैं, जैसे ही नौगांव का ये क्षेत्र आता है, तो यहाँ पर जाम से 2-4 होना ही पड़ता है। आसपास दुकानें हैं, कंजेस्टेड रास्ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को दिक्कतें होती हैं। 2 गाड़ियाँ अगर आ जाएँ तो यहाँ पर लंबा जाम लग जाता है। यहाँ तक कि कोई बीमार व्यक्ति एम्बुलेंस जा रही हो तो उसको भी रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में बड़ी दिक्कतें यहाँ पर लोगों के लिए हैं। लोग लंबे समय से इस बात की मांग यहाँ पर उठाते आए हैं कि जाम की समस्या से निजात मिल सके, लेकिन यहाँ पर इसके लिए कोई वैकल्पिक मार्ग या फिर किसी तरीके का कोई सुधारीकरण, लोगों को समस्या से निजात दिलाने के लिए यहाँ पर इस तरीके के जाम ना लगें, इसको लेकर कोई प्रयास किए नहीं गए हैं। इस वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ से गुजरते हैं, वो लोग हैं आसपास के, उनमें खासा नाराज़गी ज़रूर रहती है। लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, लिहाजा जब से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। केंद्र में जहां राहुल गांधी मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं, तो उत्तराखंड जैसे प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता बीजेपी सरकार पर सियासी हमला बोल रहे। भाजपा में इस समय आपस में दंगल हो रहा है।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बीजेपी के भीतर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है। जो बीजेपी खुद को अनुशासित पार्टी बताने से नहीं थकती है, उसमें अब पार्टी के नेता ही एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। हरीश रावत ने कहा कि लोकसभा के दौरान उत्तर प्रदेश में हल्का झटका लगने के बाद बीजेपी का अनुशासन तिनके की तरह बिखर गया। यही स्थिति उत्तराखंड में भी है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की इस आपसी लड़ाई से राज्य व्यवस्थाएं पूरी चरमरा गई हैं। भाजपा में इस समय आपस में दंगल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, और ये सिर्फ फुटबॉल जो है उनकी उस ऐसे समय में हो रही है जब ये राज्य आपदाग्रस्त है। सरकार का आपदा से निपटने के कामों में नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति में अलग गिरावट है। सारे ज्वलंत प्रश्न हैं, लेकिन भाजपा जो है आपस के स्कोर बराबर करने में लगे हुए हैं और एक अनुशासित पार्टी के रूप में जो भाजपा ने की इमेज बिल्कुल खंडित हो चुकी है। एक उत्तर प्रदेश में एक हल्का झटका लगा इनको, और उस झटके में भाजपा का सारा अनुशासन तिनके बिखर गया। मुख्यमंत्री अलग हैं, दो उप मुख्यमंत्री अलग हैं, मंत्रीगण अलग हैं, एमपीज अलग हैं, तो अलग अलग वो हो रहा है, और उत्तराखंड में भी वही स्थिति है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर बीजेपी नेता ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि हरीश रावत पहले अपने उत्तराखंड को बचाएं। चौहान ने कहा कि हरीश रावत के नेतृत्व में ही कई बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और उनके रहते ही बीजेपी ने कई बार उत्तराखंड में प्रचंड जीत हासिल की है। इसलिए हरीश रावत को पहले उत्तराखंड में अपनी पार्टी को देखना चाहिए, फिर अन्य राज्यों की बात करनी चाहिए। पहले अपने उत्तराखंड की चिंता करनी चाहिए, तब अन्य राज्य की बात करनी चाहिए। उनके ही नेतृत्व में एक बार नहीं अनेकों बार उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है और हमेशा उनके नेतृत्व को मौके खानी पड़ी है। इसलिए पहले अपनी चिंता प्रदेश की करें, उसके बाद अन्य राज्यों की बात करें। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी की कई सीटों पर हुई हार और जिसके बाद पार्टी के नेताओं के बीच मतभेद की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी। सीएम योगी को दिल्ली बुलाया गया और नेताओं से बात का दौर जारी रहा। इसके साथ ही उत्तराखंड के सीएम धामी और पिछले दिनों धन सिंह रावत भी दिल्ली दौरे पर थे, लिहाजा विपक्ष इसे लेकर अब तंज कस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड सरकार में 4 कैबिनेट मंत्रियों के पद सालों से खाली हैं, लिहाजा जब कभी भी सत्ताधारी पार्टी के नेता दिल्ली दौरे पर जाते हैं और वहां पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात करते हैं तो प्रदेश में इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि शायद कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। जैसे इस बार धन सिंह रावत का पीएम मोदी की मुलाकात के बाद फिर से एक बार चर्चाएं तेज हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा और उसी बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पिछले दिनों हुए दिल्ली दौरे को लेकर प्रदेश में एक बार फिर कयासों का बाजार गर्म है। कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और केदारनाथ का प्रतीकात्मक चिन्ह भेंट किया। कहा गया कि धन सिंह रावत से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की बधाई देने के लिए है। साथ ही मंत्री ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान प्रदेश में चल रही शिक्षा व्यवस्था, सहकारिता की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि धन सिंह रावत का प्रधानमंत्री से मिलना यह उत्तराखंड बीजेपी के बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। धन सिंह रावत कई बार से मुख्यमंत्री बनने की वोटिंग लिस्ट में शामिल रहे, लेकिन हर बार बाजी उनके हाथ से निकल जाती है। धन सिंह रावत जी आदरणीय मोदी जी और आदरणीय शाह जी बता सकते हैं कि उन्होंने क्या बातचीत करी, लेकिन जो हवा में तैर रहा है और जो सूत्र बता रहे हैं, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी की हार के बाद पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला है वो धन सिंह रावत जी की शहपरी था। और धन सिंह रावत जी कहीं ना कहीं राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की कोशिश में है। बहुत लंबे समय से त्रिवेंद्र जी हटे तब भी उनका नाम चला, फिर तीरथ जी हटे तब भी उनका नाम चला, फिर उसके बाद हामी जी हार गए चुनाव तो ये चला कि साहब अब नए मुख्यमंत्री धन सिंह होंगे।
तो बहुत लंबे समय से वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं। अब वो एक चांस ले रहे हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। अब हमें तो नहीं मालूम, ये तो बेहतर धन सिंह जी या अमित शाह या मोदी जी बता सकते हैं, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि धन सिंह रावत जी तख्ता पलट के मूड में हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात पर सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के धर्मपुर सीट से विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने का काम करती है। धन सिंह रावत का प्रधानमंत्री से मिलने का उद्देश्य राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की दिशा में कदम बढ़ाना है। कांग्रेस बेवजह ही इस मुद्दे को तूल देने का काम कर रही है। शिक्षा मंत्री का प्रधानमंत्री से मुलाकात करना राज्य के विकास के लिए एक साधारण सी बात है और हर कार्यकर्ता अपने प्रधान से मिलने का इच्छुक होता है। कांग्रेस इस मुद्दे को तूल देने का काम करती है। तो वही स्पष्ट कर सकते हैं कि उनका एजेंडा क्या है, लेकिन जहां तक मैंने मीडिया के माध्यम से देखा तो एक सामान्य तौर पे किसी भी कार्यकर्ता की इच्छा होती है वे अपने प्रधानमंत्री से मिले, अपने गृह मंत्री से मिले, अपने अध्यक्ष से मिले। तो संभव तो उन्होंने भी उनसे मिलने का समय मांगा, उनको समय मिल गया होगा। और उसमें जैसे मैंने देखा और सुना है तो उन्होंने अपने विभाग की जो भी प्रगति है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, संभव तो एक चर्चा का विषय रहा होगा। और पहाड़ों की तमाम समस्याएं हैं। अब धन सिंह रावत भी हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, अब ये कहा जा सकता है कि सीनियर लीडर्स में से उनकी गिनती है, तो वो प्रदेश की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री ने चर्चा की होगी। अब उसके नेतार्थ कुछ भी लगाए जाए, लोग अपने अपने सोच के हिसाब से उसके अर्थ लगाते हैं, वो लगाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना ही रहा होगा। और जहाँ तक वेटिंग का सवाल है तो अभी तो हमारे मुख्यमंत्री ठीक काम कर रहे थे, ऐसी कोई स्थिति तो मुझे दिखती नहीं। डॉक्टर धन सिंह रावत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद क्या सच में राज्य में कोई सियासी उलटफेर होने वाला है? क्योंकि मुख्यमंत्री धामी हो या फिर उनके कैबिनेट का कोई मंत्री का दिल्ली दौरा हो, तो फिर कयासों का बाजार गर्म तो हो जाता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस बार कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। दरअसल धामी सरकार में 4 कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली हैं, लिहाजा बार बार कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं होती हैं। हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।